नमस्कार मित्रों, आज आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। और सिद्धू ने सट में आज टाइगर अशोक वानखड़े जी दिल्ली से जुड़े हैं और धमाकेदार बात करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में काफी हंगामा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ मिले हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार, जिनके बारे में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो विपक्षी नेताओं की हो रही थी वो हम सुन रहे थे, और संजय सिंह कह रहे थे कि वो अज्ञानी है, या तो जानबूझकर अज्ञानी दिखाई देते हैं या हम लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं, ऐसा भी एक सज्जन ने कहा। और अशोक जी तो वहीं पर है, दिल्ली में है, और संयोग से अशोक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी विपक्षी नेताओं की वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थी, जिसका अभी अभी रिजल्ट आया और अमित शाह को तमाचा वहां पड़ा है। उनका उम्मीदवार हार गया है वहां पर। हालांकि भले ही वो भारतीय जनता पार्टी का हो रूडी, मगर अमित शाह का प्रतिनिधि तो हार गया है, उनका उम्मीदवार हार गया है, यानी वो अभी मेरे ख्याल से परेशान होंगे काफी। दूसरी बात, विपक्ष को तो गाली गलौज करते रहते हैं। राहुल गांधी तो विशेष टारगेट पर है उनके। उनकी जो अधिकार यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा है, वो धमाकेदार चल रही है अभी बिहार में तेजस्वी के साथ में। उसको रोकने की, टोकने की बहुत कोशिश करी, मगर वो हुआ नहीं। और आज जो हुआ, जिस प्रकार से पूरे विपक्षी दलों ने, और उसमें आज तो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी कैसे जुड़ गई वो भी आप बताएंगे, क्योंकि संजय सिंह भी उसमें थे। तो हम सीधे चले अशोक जी के साथ। अशोक जी, आपका सिद्धू ने सट में स्वागत है, और आपके लाडले दर्शक आपका विश्लेषण सुनने के लिए आतुर है। अशोक जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। जैसा कि हरि भाई का आदेश हुआ है, अब हर सोमवार को 4 बजे हम रूबरू होंगे। अलग अलग जो बातें होती है उस पे जो निचोड़ एक सप्ताह का, उसमें जो क्या होता है, दिल्ली में क्या हो रहा है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है, इस पे चर्चा होगी। क्योंकि अभी मामला चुनाव आयोग का है। रविवार को भी मैंने बाकायदा आप लोगों के साथ रूबरू होकर सब बता दिया था। उसी का एक्सटेंशन है, क्योंकि जो ललकारा था उन्होंने, और चुनाव आयोग कह रहा था कि मैं डरा नहीं, हम डरते नहीं किसी से। सवाल है, चुनाव आयोग को डरा कौन रहा है? डरता आदमी अपने कुकर्मों से है, डरता आदमी अपने गलतियों से है, डरता आदमी अपने व्याभिचार, मैं इसको राजनीतिक व्याभिचार कहता हूं जो चुनाव आयोग कर रहा है। भ्रष्टाचार भी नहीं है, राजनीतिक व्याभिचार है जो ये लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि आपके ऊपर आरोप, जो काम करेगा उस पर आरोप लगेंगे, और यदि काम सच्चे दिल से, सच्चे मन से और कानूनन होता होगा तो वो आदमी उन आरोपों के सामना करता है, उन आरोपों का बिंदुवार उदाहरण देता है। यदि किसी ने कल मुझ पर आरोप लगा दिए, एक पोर्टल ने मुझ पर आरोप लगा दिए थे कि अशोक वानखड़े जी को 20 करोड़ रुपए दिए हैं गडकरी जी ने। हमने कहा कि हम पब्लिकली बता देते हैं, वो पैसे जिस भी बैंक में दिए हो, जहां भी पड़े हो, जो भी कुछ आपके पास सबूत हो ले आ जाइए, वो 20 करोड़ रुपए आप ले जाइए, पूरे के पूरे ले जाइए, आपको गिफ्ट कर देगा। और ये मैं ऑफिशियली कर रहा हूँ कि आपको कोई इनकम टैक्स भी परेशान नहीं करेगा। तो मैंने तो नहीं कहा कि मैं उन आरोप पहले अफिडेविट दे दूं, तो नहीं, पब्लिक लाइफ में हूं, लोग बोलेंगे, जरूर उंगली उठाएंगे। लोगों ने भगवान राम पे नहीं छोड़ा, हमको कहां छोड़ेंगे? लेकिन राम ने उसका निराकरण किया, राम ने अफिडेविट नहीं मांगा, राम भागे नहीं, राम ने उसका फेस किया। हम भी फेस करेंगे, चुनाव आयोग को भी फेस करना चाहिए। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उस महादेवपुरा के 1,02,52 मतदाताओं का विश्लेषण करके बता देना चाहिए। चुनाव आयोग कहेगा कि ये गलती हमसे हो गई, तो ठीक है, हम यही तो कह रहे हैं कि गलतियां हो रही, उसको सुधारें। कोई एसआईआर गलत नहीं बोल रहा, एसआईआर होना चाहिए और लगातार होते रहना चाहिए ताकि वोटर लिस्ट अपडेट हो। लेकिन एसआईआर के नाम पे यदि आप विपक्ष के मतदान काटना और ये फर्जीवाड़ा करके सत्ता पक्ष को जबरिया जिताना, तो फिर ये चुनाव आयोग का काम नहीं। आपके बोलने से नहीं होता कि समकक्ष है, ना विपक्ष है ना सत्ता पक्ष है,
सब हमारे लिए समकक्ष है। वो बोलने से नहीं, शब्दों को वजन तब आता है जब आपके कृति में वो दिखना चाहिए। इट शुड अपेयर इन योर एक्शन। मियरली मेकिंग स्टेटमेंट डजंट मेक सेंस। तो आपकी कृति क्या है? आप हमेशा बीजेपी को अपनाते हो, दूसरों को डांटते हो और बीजेपी को बांटते हो। यही चलते आ रहा है। प्रधानमंत्री कुछ भी अंडरस्टैंड बोल देते हैं चुनाव प्रचार में, सारे कानून तोड़ देते हैं, और आपकी हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है एक नोटिस देने की। और विपक्ष कुछ जरा बोल देता है तो आपके धनाधन नोटिस जाते हैं। ये होता है। आपने तेजस्वी यादव को नोटिस दिया, 2 कार्ड कैसे है? उनने 10 कार्ड, उप मुख्यमंत्री के पास कार्ड है, मेयर के पास, आप नोटिस इशू करते हो उनको, मजा आता है। राहुल गांधी ने कहा मतदान में चोरी हो रही है, आपने कहा एफिडेविट दो। आपने वैसे ही मांग लेना चाहिए अनुराग ठाकुर से। भाई आपने कैसा कहा कि वायनाड में भी 2 लोग, 2-2 आदमी के कार्ड है। आपने कहा रायबरेली में भी कार्ड है। आपने अभिषेक बनर्जी के भी कॉन्स्टिट्यूंसी में निकाला। इसका मतलब बीजेपी भी मांग रही है कि मतदार सूची में गलत है। तो ये सब मिलकर मतदाता सूची ठीक करें। आप ओपन तो हो, और ये ठीक कैसी होगी? ये अकेले चुनाव आयोग से नहीं हो। आपको सत्ता पक्ष विपक्ष निरपेक्ष रह के सबको साथ में लेना होगा, सबके ऑब्जेक्शन को सुनना होगा। आप सत्ता पक्ष को सुनेंगे, विपक्ष को आप लताड़ देंगे, बाहर कर देंगे। आपने कहा एफिडेविट दो, एफिडेविट दो। आज अखिलेश यादव ने 3 एफिडेविट सैंपल के तौर पे ट्वीट किए। 18,000 में से 18,000 में से। उन्होंने कहा मैंने तो 18,000 एफिडेविट दिए, ये 3 ट्वीट करता हूं उनमें से। चलो हमने एफिडेविट दिया तो आपने क्या तीर मार लिया एफिडेविट देने पे? आपने भी वही क्या, एफिडेविट दो या ना दो, ना मैं सुनूंगा, मतलब ना मैं सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलूंगा, ना सत्ता पक्ष के खिलाफ कुछ देखूंगा, ना सत्ता पक्ष के खिलाफ कुछ सुनूंगा। यदि ये नए बंदर का स्वरूप यदि महात्मा गांधी जी के आप ले आए हैं तो इसमें जन जागरण ही होगा। अब क्या होगा? एक खबर ये आ रही है जो लगातार इंडिया गठबंधन लगातार मीटिंग्स कर रही है, क्या इम्पीचमेंट लाया जा सकता है क्या चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त के ऊपर, जिसको अपन महाभियोग कहते हैं। अब फिर लोग कहेंगे, अंधभक्त कहेंगे, बहुत लोग कहेंगे कि अरे इनके पास मेजोरिटी है, क्यों नहीं लाते? अविश्वास प्रस्ताव भी ले आते, मेजोरिटी नहीं होती। तब मुझे जवाहरलाल नेहरू का वो वक्तव्य याद आता है। जब जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तब उनको मालूम था कि उनके पास भयानक मेजोरिटी, अविश्वास प्रस्ताव की धज्जियां उड़ जाएगी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने बाकायदा उस पर चर्चा करवाई, चर्चा का उत्तर दिया, और बाद में कहा कि सवाल ये नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव गिरता है या सक्सेस होता है, सवाल यह है कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने सरकार की गलतियां उजागर होती हैं, सरकार को भी अपने आप को करेक्ट करने का चांस मिलता है। ये सारी चीजें पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है। ये लोग जाके वहां चेयर अपनी गर्म करते हैं, कभी पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में जाके पुराने डिबेट पढ़ें तो उनको समझ में आ जाएगी पुराने डिबेट में क्या हुआ। उन्हीं के अटल बिहारी जी ने क्या कहा, अडवाणी जी ने क्या कहा, सुषमा जी ने क्या कहा, जॉर्ज फर्नांडिस ने क्या कहा, लालू यादव ने क्या कहा, ये सारे पुराने डिबेट आपको दिखेंगे, मिलेंगे। पीलू मोदी ने क्या कहा, पुराने स्पीकर लोग थे उन लोगों ने क्या रूलिंग दी, ये सारा रिकॉर्ड एक चेक कर लेना चाहिए आप, तब आपको समझ में आ जाएगा पार्लियामेंट्री प्रोसेस क्या है। आपने तो जय श्री राम के नारे लगाने का एक अड्डा बना दिया है, जरा कुछ हो गया तो मोदी मोदी चिल्लाना, जब मतलब ये एक ऐसा, मतलब किसी कॉलेज का कैंटीन में भी इससे ज्यादा डिसिप्लिन मिलती है। ये शर्मनाक है, और ये टेलीकास्ट होता है, पूरा देश देखता है। बीच में जब सुमित्रा जी जब उनके सहयोगी दल नहीं नारे लगाते हैं अभी, मैंने वही तो कहा, लेकिन इनके पास तो है ना अपने 230 जो शाउटिंग ब्रिगेड। हाँ। अच्छा, दूसरी बात है कि हम किस बीजेपी की बात कर रहे हैं। भाई जो दुबे है उनका सांसद, उसने कहा कि बीजेपी कहाँ है, वेयर इज बीजेपी, व्हाट बीजेपी यू आर टॉकिंग अबाउट। बीजेपी की औकात नहीं कि 150 सीट ले आए, ये मोदी जी जो है सत्ता में लाए। मतलब निशिकांत दुबे ने भी कहा। अब इसके बाद जेपी नड्डा चुप है, मतलब इससे ज्यादा निर्लज्ज अध्यक्ष मैंने नहीं देखा बीजेपी का। एक बीजेपी का सांसद कहे कि बीजेपी की कोई औकात नहीं, मोदी जी की वजह से आ रहा है, और ये भी इसको सर हिला के इंडोर्स कर रहा है। तो तुम नंदी बैल, तू बैठा क्यों है वहां पे?
अब इसको नंदी बैल बोलना भी नंदी बैल का अपमान है, क्योंकि मैं खुद मैं पुजारी हूं, मैं अपना मतलब मैं भक्त हूं महाशिव का। ये तो हमारे शिव जी का वाहन है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी, अब वो जैसा नीचता का जो वो था, मैंने कहा कि सारे टेलीविजन चैनल वहां रिकॉर्ड करते हैं मतदाता की मतदान कैसा हो रहा है, लोगों को सवाल पूछते हैं, आपने किसको वोट दिया, पहली बार वोट दिया कि आखिरी बार वोट दिया, किस इश्यूज पे वोट दिया। महिलाएं पुरुष खुल के बोलते हैं चैनल के सामने, उनकी निजता का हनन नहीं होता। लोग कहते हैं कि चुनाव आप उंगली लेके इंक लेके फोटोग्राफ हमको दे दो, चैनल चलाता है उसको, और सारे चैनल पे रोज हजारों लाखों फोटो चलते हैं, इसने भी वोट दिया, इसने भी वोट दिया, मैंने भी वोट दिया। कई चुनाव बूथ के बाहर तो एक फोटोग्राफी का जगह रखा रहता है कि लोग जाके वहां सेल्फी खींचते हैं। तो निजता कहाँ रही? सर्वोच्च न्यायालय का एक हमारे मित्र है, वकील है बड़े, उनसे जब बात हुई, सुप्रीम कोर्ट के में भी आते हैं वो, तो उन्होंने कहा कि एक पुराना एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस पुट्टुस्वामी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें निजता का डेफिनेशन किया हुआ है। सीसीटीवी फुटेज ऑफ चेंजिंग रूम, सीसीटीवी फुटेज ऑफ टॉयलेट्स एंड बाथरूम आर द ओनली प्लेसेस जहां निजता का सवाल उठता है। बाकी किसी प्राइवेसी, बाकी जगह पे जहां पे भी कैमरे लगे हैं वो सुरक्षा के दृष्टि से लगे हैं जी। तो फिर ऐसे तो मेरा एक सवाल ये भी था कि गणेश कुमार का परिवार क्या बुर्खा पहन के जाता है वोटिंग के लिए? या गणेश कुमार का परिवार भी तो, भाई मुख्य आयुक्त का तो परिवार तो वोट देता होगा, ऐसा तो इतना तो दिए नीचे अंधेरा नहीं होगा। जब उनका परिवार जाता होगा, परिवार की महिलाएं जाती होगी, तो बुर्खा पहन के नहीं जाती होगी। या पुराने जमाने में रानियां चलती तो ऐसा कपड़ा लेके चलते थे लोग, साथ में कोई देखे नहीं उनको, ऐसा नहीं चलता होगा। उस एरिया के पूरे सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी रास्ते के सीसीटीवी, उनके घर के बाहर के सीसीटीवी सब बंद करते होते कि भाई मैडम बाहर निकल रही है, ऐसा तो नहीं होता है जी। वो निजता कहाँ रहेगी? निजता नहीं है ये आपकी निजता उजागर ना हो, इसके लिए आप निजता के कानून का आपने अमेंडमेंट करके बोल दिया कि अभी हम सीसीटीवी फुटेज देते नहीं। कितने पाप गिनाए, 100 का घड़ा कब का भर गया इनका। हाँ, अब घड़ा फूटने का टाइम आ गया। अरविंद सावंत ने एक बहुत अच्छी बात करी आज कि विम्सिकल बिहेवियर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो सीना ठोक के झूठ बोल रहा है, विम्सिकल बिहेवियर है उसका। मैं तो हमेशा कहता हूं हरि भाई, 2014 से हमारे यहाँ मुंह खोला जाता है तो झूठ बोलने के लिए। हाँ। 2014 के बाद हम क्या सुन रहे हैं? जब भी मुंह खोलते हैं झूठ बोलने के लिए खोलते हैं, एक नया लॉलीपॉप देने के लिए खोलते हैं, मिसगाइड करने के लिए खोलते हैं, भ्रम फैला करने के लिए खोलते हैं। बात विकास की होती है, विकास दिखता कहाँ है? विकास तो झूठ बोलने में हो रहा है, विकास फर्जीवाड़े में हो रहा है, विकास संविधान की चितड़े उड़ाने में हो रहा है। यही विकास दिखता है और तो कहीं नहीं दिखता जी। कौन महिला कहेगी अरे यहाँ तो निजता का मतलब, आपको ताजुब लगेगा, मुस्लिम समाज की जो महिलाएं बुर्का पहन के आती है, उनका बुर्का उठा के देखा जाता है चुनाव मतदान में। यहाँ तो जो धर्म निजता को लेकर चलता है उनका भी उल्लंघन करके वोटिंग होता है। मुस्लिम महिला चेहरा दिखा के अपनी वोटिंग करती। आपके अंदर तो कैमरा नहीं लगा जहां किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। फिर उन्होंने एक बेतुका उसका एक रीजन बता दिया कि वो लोग लाइन में खड़े होते हैं तो सब दलों को पता पड़ता है कि ये लाइन में इतने लोग खड़े हैं, इस बूथ पे इतना वोट पड़ा है। मतलब मतलब गणेश कुमार जी को लगता है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग मूर्ख है क्या? हर जगह पे बूथ रखते हैं, बूथ पे कई बूथ ऐसे मैंने देखे कि किसी पार्टी का वहां टेबल ही नहीं रहता जी। जब हमने पूछा कि टेबल क्यों नहीं यहाँ पे, बोला नहीं इस बूथ पे हमारा एक भी वोट, हमको पता है, हमको वोट पड़ता ही नहीं, यहाँ हम मेहनत ही नहीं करते, मतलब ही नहीं, वहां पे कोई देगा ही नहीं वोट, हमको पता है। जब वसुंधरा जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी, अपने मतलब पहली बार बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार सत्ता में आई, अपने बलबूते पे राजस्थान में
वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी थी। उसके पहले प्रमोद महाजन ने एक वॉर रूम बनाया। वो पहला वॉर रूम का कंसेप्ट था चुनाव के पहले। चंद्रबाबू नायडू वो देखने आए थे वॉर रूम की कैसा किया। उन्होंने बाकायदा सैटेलाइट पिक्चर्स लिए थे मोहल्ले वाइज, पूरे राजस्थान के कॉन्स्टिट्यूंसी, अच्छा, और पिछले 3 चुनाव के पैटर्न चेक किए कि इस मोहल्ले में कितना वोटिंग होता है बीजेपी, इस मोहल्ले में, मतलब ये चुनाव के पहले वो बता पा रहे थे कि इस मोहल्ले में 50-50% है। यहां थोड़ा ज्यादा मेहनत करो, ये 50 का 60 हो जाएगा जल्दी। ये 10% भी वोट नहीं मिलते, या एक राउंड मारो बस, अपने 10% को फिक्स करो, या ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। इस मोहल्ले में जाना ही नहीं, क्योंकि पिछले 3 चुनाव से एक वोट नहीं देते आ रहे, ये घोर कांग्रेसी है, ये नहीं बदल सकते, इन पे मेहनत मत करो। ऐसा उन्होंने डिजिटल मैपिंग करके फिर कैंपेन प्लान किया और भाजपा सत्ता में आई पहली बार। जी, क्योंकि वो मराठी थे, हम मराठी थे, तो थोड़ा एसेस था, उनके उनके स्टाफ बहुत अच्छी तरह से जानते थे, तो उनसे मित्रता थी, तो हम वॉर रूम को एसेस कर बैठे, तो वो सब सही, पता पड़ रहा था मोहल्ला वाइज। जब पॉलिटिकल पार्टी मोहल्ले में तय करती है कि ये वोट मेरा है, ये नहीं है, या 50% है, या वॉल पे बैठते हैं, यहाँ थोड़ा पुश करना पड़ेगा, यहाँ ज्यादा कैंपेन करना पड़ेगा। आप कहते हो कि लाइन में लगे हुए फुटेज देखने से लोगों की नीचता खत्म हो जाती है, अजीब बात कर रहे हैं आप। मजाक इससे बड़ा कैसा हो सकता? क्योंकि मैंने कहा ना, नीचता का हनन नहीं है, ये इनके नीचता का हनन होता है। जो सही, नीचपना ये कर रहे हैं उसका हनन होता है। तो यदि महाभियोग आएगा, मैं उसी पे आता हूं, तो क्या कहेंगे लोग, जबरदस्ती ला रहे, जबरदस्ती न ला रहे। महाभियोग आएगा तो पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। जी, चर्चा में सब साफ होगा, कौन इन कुकर्मों के साथ है, कौन कुकर्मों के खिलाफ है। महाभियोग में यह तय होगा कि 0-0 एड्रेस पे मतदाता चाहिए, किसको चाहिए, किसको नहीं चाहिए, डबल जीरो पे किसको चाहिए, किसको नहीं चाहिए। ये उस महाभियोग में तय हो गया। चर्चा के दौरान एक मकान पे 250 लोग रहते हैं, इसको एक्सेप्ट करने वाले कौन है और इसके खिलाफ विरोध करने वाले। जी, एक्सेप्ट करने वाले वो तमाम डकैत है जो मत चोरी करना चाहते, राइट, और जिसको नहीं चाहिए, एक मकान में जितने लोग रहते उतना ही वोटिंग चाहिए, वो ईमानदार लोग हैं, वो जो चाहते हैं कि जो सत्ता में जो जनता चाहे, जरूरी नहीं हमको वापस वापस भेजे, जो हो सकता है फिर भी चुनाव हार जाए, लेकिन फेयर डील होना चाहिए, एक फेयर चुनाव होना चाहिए। चुनाव चोरी नहीं होना चाहिए, ये चोरी नहीं डकैती है। डकैती है, तो सही ये है, महाभियोग जो होगा उसका। और दूसरी बात है कि सरकार कुछ भी कहे, सत्ता पक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष ने ये लाइन छोड़ी नहीं। विपक्ष लगातार इसको कंपेन कर रहा है, बरसात नहीं रोक रही है उनको, बिहार की पुलिस नहीं रोक पा रही है उनको, बैरिकेडिंग रोक नहीं पा रही उनको, जिला एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन नहीं देता, वो नहीं रोक पाई उनको। मतलब आपने रात को 9 बजे बताया कि हम हेलीपैड नहीं देंगे, तो रात को मोटर, और रात को हेलीपैड बनाने के लिए गए तो हरी भाई लाइट नहीं है, तो मोटरसाइकिल बुलेट एक लाइन से खड़ी करके उनको स्टार्ट करके उसके लाइट में, हेडलाइट में बन सकता है। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ लड़ रहा है, और सर, ये मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है, मीडिया को नहीं हाँ, जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं जाने दे रहा है, मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। आज देखिए, कल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई चुनाव आयोग की, आज विपक्ष की उसका रिप्लाई, विपक्ष के सारा इंडिया गठबंधन के हर पार्टी के नेता वहां खड़े हैं। कौन से चैनल पे लाइव हो रहा है बताइए आप? नहीं, सही बात, सही बात, कई खा गए उसको, क्योंकि दिखाना नहीं। लेकिन क्या हुआ, एक सर्वे आया सीएसडीएस का, और उस सर्वे ने नंगा कर दिया इनके तमाम वादों को। सीएसडीएस ने सर्वे किया कि चुनाव आयोग में विश्वास कितने लोगों का है, हाँ, हाँ, और पूरे देश में चुनाव आयोग के खिलाफ अविश्वास ही अविश्वास है। ओ, 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 और वो इतना ड्रेस्टिक नीचे गिरा है। तब मैं कहता हूं कि देखिए, नेताओं को मत पूछिए क्या हो रहा है, हर नेता का अपना लाइनेज होता है।
आप पूछिए पान की दुकान। मैं उदाहरण दे रहा था कि मैं नागपुर गया था पिछले सप्ताह, तो एयरपोर्ट के बाहर आने के बाद नागपुर में आपको पिकअप करने वाली गाड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे आती है, तो उसके पहले आपको तमाम उन लोगों के से गुजरना पड़ता है। साहब टैक्सी चाहिए, साहब ऑटो चाहिए, साहब टैक्सी चाहिए, साहब ऑटो चाहिए। तो गाड़ी आने में इंतजार था, तो मैं थोड़ा सा रुका, तो वहां लोग बात कर रहे थे आपस में। बोले देखो नागपुर में भी गडकरी कह रहे 3.5 लाख वोट काट दिए उनने। तो दूसरा ऑटो वाला कहता है उसको, वो आपस में बातचीत करे। बोला चुनाव के मतलब थोड़ी रहा, कभी नहीं रहा, ये तो मशीनों से जीतते हैं सब। जब तक मशीनें हैं तब मतलब देखिए ये आम है। उसके बाद मैं दिल्ली आया, दिल्ली आने के बाद मेरे थोड़े नाक में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, सर्दी की वजह से कुछ ज्यादा ब्लॉकेज जो संभल नहीं रहा था। तो मैं मेरी भांजी डॉक्टर है, तो मैं उसको पूछ के एक हॉस्पिटल में गया। तो जाते समय मेरा ड्राइवर उस दिन आया नहीं, तो मैं अपना गाड़ी लेके उसका ओला लेके निकला। तो जाते समय जो ड्राइवर था वो कानपुर का था। मेरी उससे बातचीत हुई, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, तुम्हारे यहाँ क्या माहौल है। तो बोला काय का माहौल, मैंने राजनीति का माहौल। बोला राजनीति का माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, अब तो बोले कमल जाएगा नहीं कभी। मैंने क्यों, बोले जब तक चुनाव आयोग साथ में है उनको कौन निकाल सकता है। ये उसकी। हाँ, जब मैं वापस आ रहा था टैक्सी से, तो मुझे दादरी वाला एक ड्राइवर मिल गया जो दादरी में रहता है, जो नोएडा को लग के है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बहुत नजदीक आएगा उसका गांव। जी, मैंने बोला फिर तुम पूछते नहीं गांव कहाँ है, ये सब पूछा, गांव में खेती कितनी है, पिताजी का क्या, सब बातचीत होती रहती है। बोले चुनाव में जाते हो क्या, बोले नहीं जाते हम। मैंने क्यों, बोला मैं जब भी गया मेरा वोट पहले कोई डाल जाता है। ये सब चुनाव, बोले चुनाव आयोग सरकारी हो गया साहब। अब हाँ, मोदी जी को 10-12 साल कोई नहीं निकाल सकता, 10-15 साल मोदी जी के बाद बड़े कमल ही चलेगा, कोई भी आएगा। आप वोट दो ना दो के फर्क नहीं पड़ता। ये ये आम चुनाव आयोग की आदमी का, प्रतिष्ठा। ये चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा है, जिस प्रतिष्ठा को एक समय टीएन शेषन, लिंगदो जैसे लोगों ने चरम पे कर दिया था। राइट। वो सर आज आज निचले स्तर पे है, निम्न स्तर पे आ गया। आज आज तो एक आईएएस अफसर, रिटायर अफसर व्यास जी करके, उनका और उनकी पत्नी का नाम बिहार के वोटर्स लिस्ट से गायब हो गया, ये शिकायत आई है। आईएएस ऑफिसर रहा। नहीं तो उनको उनको तो मुझे अभी उनके लिए मुझे बड़ा दया आ रही है। कल उनकी पेंशन बंद हो जाएगी वही तो। क्योंकि आप जीवित नहीं है, या आप नेपाली है, आप बांग्लादेशी है। जी, मेरा नाम चला गया लोकसभा के बाद, लोकसभा चुनाव के समय मैं नहीं वोट कर पाया लोकसभा में। क्या बात है। जब मैं वोट देने गया तो बोले नहीं, तो मैंने बोला मेरी बोले आपके एड्रेस पे 2 वोट है, मंजिरी चतुर्वेदी और प्रियंका वानखड़े। मतलब प्रियंका वानखड़े की शादी हुए 10 साल हो गए। हाँ। मेरा मेरी बेटी है और मेरा ग्रैंडसन है वो, अभी 6 साल का। हाँ, मैंने बोला वो तो है ही नहीं यहाँ पे। बोला नहीं, तो मतलब मेरा नाम कैसा कटा होगा। मैंने आधार कार्ड दिखाया, मतलब मेरी पत्नी है मंजिरी और मैं, हम दोनों पति पत्नी रहते वहां पे, तो नाम कैसा कटा। तो बोला साहब वो बीएलओ आया होगा। तो मतलब इसका मतलब बीएलओ इन दोनों को मिला होगा, और मुझे नहीं मिल पाया तो मेरा नाम काट दिया। क्या बात तो है। मेरी मेरी बेटी आके रहती है दिल्ली में, मुझे पता ही नहीं पड़ता, एक ही घर में हम रह रहे। और मतलब मेरे पत्नी ने कहा होगा कि अब वानखड़े जी नहीं रहे। वाह, वाह। मैंने ऐसे ही हो सकता है। बोला सर अब क्या कर सकते हैं, इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते सर। उसके बाद इट टुक 2 months फॉर मी टू गेट माई सेल्फ रजिस्टर्ड अगेन एंड गेट द वोटिंग कार्ड। क्या बात। उसके बावजूद मुझे जिसने कार्ड बनाया अधिकारी ने, पहले दिन तो मैं लाइन वाइन में लगा, तो किसी ने भी देखा तो बुलाया, अंदर चेयर वेयर रखी, थोड़ा लोग देखते हैं तो थोड़ी सी इज्जत देते हैं। अभी उन्होंने कहा क्या करे सर, अब मुझे बताइए। आप दूसरे दिन फिर आना पड़ा आपको, तो बोले आप आइए मत, अब आपका हो गया सारा, अब हम घर भेज देंगे आपको, तो मेरा नंबर है। तो मैंने बोला ये आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए बहुत पहले से तय हुआ था 2023 में।
बोला सर लिंक करेंगे तो फर्जीवाड़ा कैसे कैसे चलेगा, उसको पकड़ा जाएगा ना। ये मुझे वो अधिकारी बता रहा है जहाँ मैंने करवाया। राइट। बोले क्या बताए सर, लेकिन बोले सर एक बात बताऊं, ये आप लगातार चेक करते रहना। बोले क्यों? बोले आपका ये कार्ड होने के बाद भी आपका नाम लिस्ट में आएगा, इसकी गारंटी मैं नहीं देता आपको। हाँ, ये बात है, सही बोले बात फिर है, आपको सही। कहा जाएगा बीएलओ गया तो आपकी पत्नी ने बोला मैं मंजरी चतुर्वेदी यहाँ रहती हूँ। फिर बोले आपकी बेटी आ जाएगी वहां से, मुंबई से, जो आपको पता नहीं, जैसा आपने कहा। और बोला फिर क्या बताऊं मैं आपको, तो आप जरा मतदाता सूची देखते रहिएगा। ये हाल यदि इस चुनाव आयोग के है, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं आपको हरि भाई, मैं किसी और सही की बात, नहीं। सही बात है सर। दूसरे दो सवाल हैं। एक, कि ये इंडिया गठबंधन इसको कितना खींच सकता है, क्योंकि सरकार तो डिबेट कराना नहीं चाहती है संसद में। सरकार तो किसी विषय पर उसको अनुकूल डिबेट है वो ही चाहती है, एक। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन को बनाना है, वैसे विपक्ष को गालियां देते हैं ये लोग, और राजनाथ सिंह को कहते हैं कि आप विपक्षी नेताओं से बात करिए सहयोग के लिए। तो होगा ये क्या? ये ये फॉर्मेलिटी होती है, ये फॉर्मेलिटी होती है भाई। हमारे यहाँ होली दिवाली में सभी से मिला जाता है, बोलता अरे यार पुराने झगड़े खत्म करो, होली के दिन एक दूसरे को मिलो, गले मिलो। फिर अगली होली के गले मिलते हैं, बीच में झगड़े चलते रहते हैं, मनमुटाव कभी खत्म नहीं होता। ऐसा ही है, ये फॉर्मेलिटी है। तो विपक्ष का उम्मीदवार आएगा? विपक्ष का उम्मीदवार, विपक्ष से विचार, मुझे लगता है विपक्ष ने उम्मीदवार देना चाहिए। देखिए लड़ाई होनी चाहिए लगातार। आपने पास मत नहीं है इसलिए आप वॉक ओवर दो, वो भी ठीक नहीं, जी। क्योंकि आप कितना भी वॉक ओवर दो, उपराष्ट्रपति वही काम करेंगे लोग राज्यसभा में जो अभी तक धनखड़ साहब करते आ रहे थे। सीधी सी बात है, सीधी सी बात। उससे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा आपको। या आपने भी हमको समर्थन दिया बिना शर्त, इसलिए हमारे यहाँ फ्लोर मैनेजमेंट कहाँ है? राजनाथ सिंह बात करने के लिए आए हैं, राजनाथ सिंह को अपने मंत्रालय में भी क्या अधिकार है क्या? वही तो, वही तो। What authority Rajnath Singh ji has? Absolutely nothing except So he enjoying just, ministership. no, so he is just a postman taking Yes, one message from to another message. I agree. And postmans don't, the messengers don't manage the floors. You have to have a floor managers. Yes. ऐसे नेता जिनका अक्रॉस द पार्टी लाइन कनेक्शन है। लेकिन यहाँ तो विपक्ष के साथ किसी ने हाथ भी मिलाया तो उसको दूसरे दिन बोला जाता है कि बहुत राहुल गांधी की तरफ हाथ ऐसा मिलाया तुमने, हाँ क्या विचार है तुम्हारा? इतना अविश्वास का वातावरण बना हुआ है। वो मोदी के युग मतभेद में ही नहीं, बना, मोदी के युग में ही बना। क्योंकि मोदी खुद इंफीरियर कॉम्प्लेक्स के शिकार है। जी। आत्मविश्वास की भयानक कमी है मोदी, इसीलिए वो हमेशा 24/7 एक डर में रहते, और वही डर एक तानाशाह को जन्म देता है। निडर व्यक्तित्व लोकतंत्र को फॉलो करता है। मगर बिहार में क्या होना है? बिहार में यदि यही मतदाता सूची चली तो बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बना लेगी। अब चुनाव आयोग तय करेगा ना सर, बिहार में क्या हो गया, जनता थोड़ी तय करेगी। अब एक ही घर में 250 वोट है और वो लोग वोट ही करेंगे तो कैसे, कहां से जीतेगी इंडिया गठबंधन? तो राहुल तेजस्वी का क्या होगा? कुछ नहीं, लड़ाई है। देखिए सर, बहादुर शाह जफर का एक शेर है, इरशाद। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मैदान में वही गिरते हैं जो घोड़े की सवारी करते हुए हमला करते, जो पहले ही घुटने के बल पे रेंगते हो, वो क्या गिरेंगे नीचे। फिर सही। जब महाजी शिंदे को
नजीब ने घेरा बुराड़ी घाट पर, और ये बिल्कुल शुरुआत थी पानीपत के पूरे युद्ध के प्रसंग की। तो महाजी सिंधिया फैमिली का एक ऐसा, जिसने अफगानिस्तान तक अपनी तलवार लहराई थी, और जो जख्मी हालत में पड़ा, तो नजीब ने कहा, पटेल अब क्या करोगे? बोलेंगे, अरे नजीब, बचेंगे तो और लड़ेंगे। हाँ, तो यही विपक्ष को लेना होगा। ये लड़ाई निरंतर है, 100 साल अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है हम, और ये तो 11 साल लड़ रहे सिर्फ संविधान पे हमला करने वालों के खिलाफ। तो बहुत कम टेन्योर है, लड़ाई लंबी होगी, क्योंकि मक्कारी से, फरेब से कोई कमी नहीं आई। होना वही है, सारी चालें चली जाएगी। ईडी सीबीआई की एजेंसी का उपयोग होगा, चुनाव आयोग खुल के खेलेगा। अब तो चुनाव आयोग ने सारी निर्दयता के हद पार कर दी है। अब तो वो डक्की की चोट पे कहता है, नहीं दूंगा, जा, जो करता सो कर ले। राइट राइट राइट, सही बात। तो अब तो आर पार की लड़ाई है। देखिए, जैसा मैंने कल के भी प्रोग्राम में कहा था कि जननायक पैदा ऐसे ही होगा। जी हम तो पूरा ऑप्टिमिस्टिक है। हम तो उस सिंधिया जी को फॉलो करते हैं, महाजी सिंधिया को। जी। तो कई लोग पूछते हैं हमको चुनाव के नतीजों के बाद, लोकसभा के, भगवान करे तो अब क्या करेगा? अरे मतलब बचेंगे तो और लड़ेंगे यार, क्या बात है? सही बात है, सही बात है। वाह, बहुत अच्छी बात आपने बताई। शुरुआत में आपने नेहरू की बात बताई, हाँ, अविश्वास प्रस्ताव पर उनके पास बहुमत होते हुए उस पर बहस करना उन्होंने पसंद करा। इन्होंने ऐसे अंधभक्तों को पैदा किया है, और वो सांसद भी अंधभक्त इस प्रकार के हैं, हमारे पास बहुमत है, क्या कर लोगे। मेरे ख्याल मैंने से वही ये तो, वो उसके देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का मैंने वो क्या डिबेट कहा, ही। दिन ब दिन आपको लेवल ऊंचा करना होता है। ये पीलू मोदी का हाउस था, ये अटल जी का हाउस था, जहाँ शेर शायरी होती थी। आप सुषमा स्वराज जी और मनमोहन सिंह की शेर शायरी का दौर देखिए। लगता लालू था भी। कि हाउस में बैठे तो साहित्य का सृजन होता था सदन के डिस्कशन में। अरे साहब, लोकसभा ने 3-3 किताबें निकाली है उस पर। मैंने क्या कहा आपको, साहित्य का सृजन होता था। जी जी। अब साहित्य का मर्दन होता है, क्या बात लोकतंत्र का मर्दन होता है। भाषा की हालत इतने निचले लेवल पे जाती है कि समझ में नहीं आता कि हम लोकसभा के सदन में बैठे हैं कि किसी डॉन के अड्डे पे बैठे। सही, सही बात। अशोक जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने चुनाव आयोग की निर्लज्जता की बात करी, और जिस प्रकार से हमारे राजनेताओं का स्तर भी, यानी शासकों का स्तर भी जिस प्रकार से नीचे गया है, उसकी खुलकर बात करी। मेरे ख्याल से जिएंगे और लड़ेंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।